Hi Vijayawari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज का ये वीडियो आपकी सारी प्रॉब्लम्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जितनी भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड है सबको सॉल्व करने वाला है। मैंने खूब सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वीडियोस बनाए हैं, वेरियस चैनल्स पे बनाए हैं, इस चैनल पे ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अल्टीमेट गाइड पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करने के लिए कम से कम समय में। तो जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने वेरियस वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किए हैं, जो शायद मैंने सीबीएसई के लिए बनाए होंगे, सीयूईटी के लिए बनाए होंगे, वो सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को मैं एक ही वीडियो के अंदर आपके पास लेकर आई हूँ। इनफैक्ट अपडेट करके लेकर आई हूँ, ज्यादा मॉडिफाइड है, एडवांस्ड है, आपकी काफी मदद करने वाले हैं टफ से टफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करने के लिए कम से कम समय में। तो अगर आप भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से डरते हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि यार मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने हैं और कम से कम समय में करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ऑल्सो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर कर देना। और अगर इस चैनल पे नए हो तो हाय, मेरा नाम शिप्रा मिश्रा है और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप मेरे साथ इंग्लिश पढ़ना चाहते हो और अपने एग्जाम्स को फोड़ना चाहते हो। तो चलो फिर इसी बात पर शुरू करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गाइड। और ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर लिखी है आपको बिल्कुल इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये सारा का सारा जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मटेरियल टेलीग्राम पे डाल दूंगी। अगर आप में से किन्हीं को नहीं पता है तो बता देती हूँ, लर्न विद शिप्रा मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको अब सारे नोट्स भी मिलेंगे, क्योंकि एक महीने से भी कम रह गया है, तो सारे नोट्स वगैरह सब कुछ वहीं पर अपलोड होंगे ताकि आप 24th को जो भी बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं वो क्रैक कर सके। जो भी एग्जाम आप लिख रहे हो आप उसे क्रैक कर सको, ये पूरे के पूरे नोट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। अच्छा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एनीवे, सो चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। रीडिंग सेक्शन आता है आपके सीबीएसई एग्जाम में, जहाँ पर आपको अनसीन पैसेजेस दिए जाते हैं। ये अनसीन पैसेजेस कुछ तरीके के होते हैं, इन्हें हम डिवाइड करते हैं दो सेक्शंस के अंदर। एक तरफ आपको अनसीन पैसेजेस में डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी और नैरेटिव पैसेजेस देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस वो पैसेजेस होते हैं जिसके अंदर किसी एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारी बातें की होती हैं, बहुत सारी बातें बताई होती है ऑथर के द्वारा। वेरएज लिटरेरी पैसेजेस वो पैसेजेस होते हैं जो कि जैसे आपका चैप्टर हो गया, पोअम हो गया, उस स्टाइल के अंदर लिखे हुए होते हैं। नेरेटिव पैसेजेस वो होते हैं जो कि बहुत एकदम ना ब्लॉग के जैसे होते हैं, जैसे कोई एक इंसान अपनी बात बताना चाहता हो, अपनी बात नरेट करना चाहता हो। केस बेस्ड पैसेजेस यूजुअली, केस बेस्ड और फैक्चुअल पैसेज थोड़े से सिमिलर होते हैं और ये यूजुअली रिपोर्ट्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक सर्वे कंडक्ट कराया गया और वो जो सर्वे है, अगर उस सर्वे के ऊपर हमने एक रिपोर्ट बनाई है जिस रिपोर्ट के अंदर हम सब कुछ लिखना चाहते हैं कि यार कितना क्या रिजल्ट आया, कितने परसेंट क्या था, कितने परसेंट क्या था, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा होता है। यहाँ पर आपको डेटा दिया होता है जिसके अंदर आपको पाई चार्ट दिया जा सकता है, बार ग्राफ दिया जा सकता है, कोई तरीके की टेबल जो है वो दी जा सकती है। तो ये पूरा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभी जब ये फिक्स हो गया है, जब आपको ये पता चल जाता है कि यार यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा, तो अभी यहाँ पर आपको पता चल गया किस तरीके के क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आने वाले हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा वो ऐसे अरेंज करके वीडियो बना रही थी, तो यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, तो गिर ना जाए कहीं। एनीवे, तो ठीक है, तो केस बेस या फैक्चुअल पैसेजेस, ये आपका दूसरा सेक्शन हो गया। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ अनसीन पैसेजेस जो आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दिया है कि क्या क्या होते हैं, इससे आपका आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो के अंदर डाल दी है, तो मैं एक एक जितने भी टिप्स थे उनको यहाँ पर बताते हुए चलूंगी। सबसे पहला टिप जो मेरा हमेशा रहता है वो है यू हैव टू स्किम द पैसेज। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय स्किमिंग द पैसेज? मतलब क्या होता है ना, जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते हो, कोई भी चैप्टर पढ़ते हो और सिमिलरली कोई भी अगर पैसेज पढ़ते हो, अगर आप उसे स्किम कर लेते हो तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई छूटने के चांस नहीं रहते। यार मैं अगर कोई पैसेज स्किम कर रही हूँ तो ऐसा ना हो जाए कि यार मेरा कोई एक पैराग्राफ छूट जाए। तो स्किम करना अच्छा होता है। स्किम का मतलब होता है एक बार आंखों से निकाल देना। अब इससे ना दो फायदे होते हैं। पहली बात तो मुझे पैसेज की ना लेंथ पता चल जाती है। ये लेंथ पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसी से आगे वाले स्टेप्स भी आपके चलेंगे। दूसरी चीज क्या होती है, आपको ना टाइप ऑफ पैसेज पता चल जाता है। ये डिस्क्रिप्टिव पैसेज है, नैरेटिव पैसेज है, लिटरेरी पैसेज है, फैक्चुअल पैसेज है, केस बेस्ड पैसेज है, आपको वो पता चल जाता है। तो उसके बेसिस पे आप अपनी ट्रिक्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप अपना जिस तरीके से अप्रोच करेंगे आपके क्वेश्चन को, आपकी अप्रोच भी जो है वो चेंज हो सकती है। तो इसके लिए ऑलवेज स्किम द पैसेज। ना इस मोमेंट पे आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसे देखना है, आंखों से निकालना है।
ना ये जब हो जाता है, इसके बाद में ना मेरा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ जाता है, जो कि है मेरा द इंट्रोडक्शन डिटेल कंक्लूजन रूल। अब ये इंट्रोडक्शन डिटेल कंक्लूजन रूल क्या है? आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरी आंसर राइटिंग वाली वीडियो देखी होगी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी भी राइटअप को करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन डिटेल और कंक्लूजन के अंदर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को डिवाइड करना चाहिए। तो अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन को इंट्रोडक्शन डिटेल और कंक्लूजन में डिवाइड करती हूँ, तो ऐसे में ये मैं ही नहीं कर रही हूँ या आप ही नहीं कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट हर ऑथर कर रहा है। अब यार आपको जो भी पैसेजेस यहाँ पर मिलते हैं, जो भी रिपोर्ट्स यहाँ पर मिलती हैं, ऐसा तो नहीं होता होगा ना कि यार कोई ऑथर सोचता होगा कि मैं अभी एक बहुत ही खतरनाक राइटअप करने वाला हूँ, जिसका ना कोई सर पैर होगा, ठीक है, कोई इसके अंदर फाउंडेशन नहीं होगी, कोई इसके अंदर डिटेल नहीं डालूंगा, कुछ इसका कंक्लूजन नहीं निकलेगा, बस ऐसे लिख कर दे दूंगा और इसी को ना सीबीएसई वाले उठाकर डालेंगे और बच्चों का जीना हराम हो जाएगा बस। ठीक है, तो ऐसा ना, ऐसा कोई नहीं सोचता होगा। नेचुरली सब लोगों ने आर्टिकल्स अगर लिखे हैं, कोई रिपोर्ट्स लिखी है, कोई ऐसे लिखा है जिसका एक एक्सर्प्ट या फिर वो अगर आपके पूरा आर्टिकल जो है वो आपके एग्जाम के अंदर आया है, तो नेचुरली जिस भी ऑथर ने उसे लिखा होगा, उसने उसे इंट्रोडक्शन डिटेल और कंक्लूजन में डिवाइड किया होगा। अब आपको तो पता ही है, जब कोई भी इंसान इंट्रोडक्शन डिटेल या कंक्लूजन में किसी राइटअप को डिवाइड करता है, तो दैट मीन्स वो इंट्रोडक्शन के अंदर उसकी फाउंडेशन को ले करता है। वो आपको बताता है कि एग्जैक्टली वो किस बारे में बात करने वाले हैं। डिटेल के अंदर वो प्रोज कॉन्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और ज्यादा फैक्ट्स के बारे में बात करता है। एंड देन कंक्लूजन के अंदर यूजुअली सारे का सारा जो भी आपका पैसेज होता है उसका एक समअप होता है। तो एक पैसेज किस बारे में है उसको पता करने का सबसे आसान और क्विक तरीका क्या हो सकता है कि आप पैरा 1 जो है इंट्रोडक्शन वाला, जो फर्स्ट पैरा होता है उसे पढ़ लीजिए, ताकि आपको फाउंडेशन पता चल जाएगी कि इसमें किसके बारे में बात हो रही है। एंड कंक्लूजन वाले पैराग्राफ के अंदर आपके पास पूरे के पूरे पैराग्राफ का क्रक्स आ जाएगा कि यार पूरे पैसेज के अंदर क्या बात की जा रही है। तो ये रूल को आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है वो है, आपको पहले और लास्ट वाले पैराग्राफ को समझना चाहिए, ताकि आप सेंट्रल आइडिया जो है आपके पोएम का, अगर पोएम दिया हुआ है, अगर आपका कोई पैसेज है तो पैसेज का, या फिर अगर आपका कोई मतलब राइटअप है बेसिकली, तो किसी भी आप फर्स्ट और लास्ट आपका पैराग्राफ अगर रीड कर लोगे तो आपको सेंट्रल आइडिया पता चल जाएगा आपके पैसेज का। तो ये आपको सबसे पहले करना है, इससे एक जिस्ट मिल जाएगा। अब जैसे यार ये हो जाता है, तो नेक्स्ट आपकी जो टिप है वो ये है कि आप ना बिल्कुल भी अंडरलाइन करना मत भूलना जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स या फ्रेजेस आपको दिखते हैं। यार अब मैं आपको पूरा का पूरा पैसेज तो रीड करने के लिए बोल नहीं रही हूँ, आपको 2 ही पैराग्राफ एकदम एकदम शिद्दत से रीड करने हैं, और जब आपने वो अच्छे से रीड कर लिए तो उसके अंदर भी अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस या वर्ड्स दिख रहे हैं तो आप उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आ सकता है कि बोर्ड्स के अंदर आपको पेपर के अंदर कुछ भी अंडरलाइन करना या लिखना मना होता है। तो जब वो अगर बाई चांस बोर्ड के अंदर आपके लिए एक चैलेंज है, तो आप एक ऐसी पेंसिल ले लीजिए जिसका जो ऐसे पीछे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा शार्प हो, जैसे अप्सरा की पेंसिल आती है, तो आप अपनी पेंसिल को यूं रखने की बजाय यूं उल्टा पकड़िए एंड देन उससे आप रीड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसका एंड शार्प होगा, तो उससे भी एक एक तरीके का एक डिमार्केशन वहां हो जाएगा, जिससे आप समझ पाओगे कि आपने अंडरलाइन किया था, आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप मेरी होगी वो होगी, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस वन बाय वन। कभी भी आपको सारे क्वेश्चंस को एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए, आपकी अप्रोच को सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए कोई भी एक एग्जामिनर सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तोड़ने की कोशिश करता है। रीडिंग सेक्शन यूजुअली फर्स्ट सेक्शन होता है हर एक एग्जाम का। अब ऐसे में कोई भी एग्जामिनर यही चाहेगा कि अगर रीडिंग सेक्शन को थोड़ा टफ कर दिया जाए या थोड़ा लेंदी कर दिया जाए, तो उससे पूरा का पूरा इंग्लिश पेपर जो है वो चेंज हो जाएगा, उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। तो ऐसे में आपको वो स्ट्रैटेजी उनकी सक्सेसफुल होने नहीं देनी है। आपको क्या करना है, आपको एक एक करके क्वेश्चन करना है। देखो क्या होता है, अगर मुझे 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और मैं 10 के 10 क्वेश्चन को एक साथ रीड कर लेती हूँ, तो उनमें से कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो मुझे आते हैं और कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जिनसे मेरा डर है, एक डर बैठ गया मेरा। मेरा डर बैठ सकता है, हो सकता है मेरे को वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन से डर है, मुझे टोन बेस्ड क्वेश्चन से बहुत डर लगता है। अब अगर उन 10 क्वेश्चंस में से मुझे कहीं पर भी वोकैबुलरी का क्वेश्चन दिख जाएगा, मुझे कहीं पर भी टोन का क्वेश्चन दिख जाएगा, तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि अरे यार मैं कर लूंगी, ऑल इज वेल। मैं क्या बोलूंगी, अरे यार ये तो टोन वाला क्वेश्चन आ गया, अरे यार ये तो ना वोकैब वाला क्वेश्चन आ गया, अब तो बस हो गया मेरा, तो मैं तो नहीं कर सकता अभी। तो ना आपकी अप्रोच इतनी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, आपका माइंडसेट इतना नेगेटिव हो जाता है कि क्वेश्चंस पे आने मतलब पेपर में आने वाले क्वेश्चंस भी आप अच्छे से नहीं कर पाते हो। हमेशा कोशिश करो कि एक एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन को रीड किया पहले और रीड करके उसका आंसर निकाला, आंसर नोट डाउन किया, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यही आपका अप्रोच इसमें होना चाहिए।
नेक्स्ट आपको मैं बता देती हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं। आपके क्वेश्चंस तो बहुत अलग-अलग तरीके के आते हैं, टोन पूछते हैं, टाइटल जस्टिफिकेशन पूछते हैं, तो बहुत अलग-अलग तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट वो बेसिकली इन 3 पार्ट्स के अंदर ही क्लासिफाइड होते हैं। तो आपके जो क्लासिफिकेशन है क्वेश्चन का वही है कि आपको थीम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं थीम बेस्ड बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे डायरेक्ट अपफ्रंट थीम पूछ लिया जाता है। बहुत बार आपसे अंडरस्टैंडिंग पूछ ली जाती है कि भाई पैसेज में आपने क्या समझा, वो भी एक थीम बेस्ड क्वेश्चन ही होता है। तो एक थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर इवन टाइटल और टोन भी आ जाता है बहुत बार। देन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर आपसे किसी एक्सट्रैक्ट की, किसी एक पैराग्राफ की, इनफैक्ट पूरे के पूरे पैसेज की अंडरस्टैंडिंग पूछ ली जाती है कि आपने पूरे के पूरे पैसेज से क्या समझा। इसके बाद में आते हैं आपके कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन। और कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस क्या होते हैं? कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको किस तरीके की रेफरेंस दी जाती है। मतलब कोई तरीके का फ्रेज आपको उठाकर दे दिया जाता है पैराग्राफ से, पैसेज से, या फिर हो सकता है कि कोई पैराग्राफ की रेफरेंस दे दी जाए कि भाई ये जो लिखा हुआ है पैराग्राफ 1 में, ये जो लिखा हुआ है पैराग्राफ 2 में, या फिर एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और बोल दिया जाता है कि स्टेटमेंट से ऑथर क्या कहना चाहते हैं बताओ। ये जो कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर आपको एक कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है जिसके बेसिस पे आपको अपना आंसर जो है वो सेलेक्ट करना होता है। अब यार ये तीनों तरीके के क्वेश्चंस को करने के अलग अलग तरीके हैं, आप ना इधर उधर ढूंढने मत लग जाओ। इट विल बी अ वाइल्ड गूस चेस कि इधर इधर कहीं पर भी ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो मेक श्योर कि थीम बेस्ड क्वेश्चन जब भी आपको देखने के मिले जो सेंट्रल आइडिया से उठकर आ रहे हो, तो उनके लिए आप हमेशा फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ देखो, क्योंकि वहीं पे आपको आपके पैसेज का थीम मिलेगा। कोई भी राइटर जो है वो अपनी थीम को फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ के अंदर ही डालता है। इसके बाद में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो यूजुअली वहां से शुरू होते हैं जहां से राइटर ने डिटेल लिखना शुरू किया है, क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठकर आता है कि यार स्टेटमेंट से क्या मतलब है, या इस ग्राफ से तुम क्या समझते हो, या फिर इस पाई चार्ट से तुम क्या समझते हो। तो हमेशा आपको डिटेल वाले सेक्शन में जाना चाहिए। दैट मीन्स फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ को छोड़ के बीच में जितने पैराग्राफ है, 2 है 3 है, उनमें आपको अपना आंसर सर्च करना चाहिए। देन आते हैं आपके कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन। ये बहुत बार पूछे जाते हैं और यही सबसे ज्यादा अभी पूछे जा रहे हैं। ये कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस आपके लीड वर्ड्स की मदद से होंगे ना। ये लीड वर्ड्स क्या होते हैं, चलिए उससे मैं आपको अभी इसी से रिलेटेड दूसरी टिप भी बताती हूँ। यहाँ पर आती है मेरी द लीड वर्ड्स थ्योरी। ये लीड वर्ड थ्योरी है क्या, मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट सेट किया जाता है, वहां पर वाई, हाउ, व्हाट, इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं ये वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट, दैट मीन्स पैराग्राफ से उठकर आते हैं, कॉन्टेक्चुअल है इसके लिए। अब ये क्योंकि पैराग्राफ से उठकर आते हैं तो ये आपके लीड वर्ड्स है, ये आपका मार्गदर्शन करेंगे। दैट मीन्स ये आपको बताएंगे कि यहाँ पर तुम्हें आंसर मिलेगा। अब क्या होता है, जैसे ही हमारा क्वेश्चन जाता है तो हम जब इन्हें रीड भी कर लेते हैं, ये इनफैक्ट बहुत ही कॉमन बात है, हम रीड करते हैं, हम इन्हें पहचान भी लेते हैं, उसके बावजूद भी हम इन पे ध्यान नहीं देते हैं और अगेन हम लोग हमारे पैराग्राफ को बस ऐसे ही पढ़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पर लीड वर्ड थ्योरी का मतलब ये है कि जब भी आपको किसी भी कोई भी कॉन्टेक्स्ट दिया जाए तो उस कॉन्टेक्स्ट को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, आप अपने लीड वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब उन लीड वर्ड्स को लोकेट करने की कोशिश कीजिए। आपका ब्रेन बहुत स्मार्ट होता है, जैसे ही आप उसको बोल देते हो कि यार ये लीड वर्ड्स है और तेरे को ये ढूंढना है 5 पैराग्राफ में, वो बहुत जल्दी ढूंढ लेता है। तो ये लीड वर्ड्स जो है, ये लीड वर्ड्स क्योंकि अब आपको मिल गए हैं आपके क्वेश्चन के अंदर, अब आप उन्हें पैसेज के अंदर लोकेट कीजिए। अब जैसे ही आप उन्हें पैसेज के अंदर लोकेट कर लोगे, आप 2-3 लाइनें उसके ऊपर की और 2-3 लाइनें नीचे की एक बार रीड करके देखिए, आपको आपका आंसर वहीं मिलेगा। अभी सीबीएसई ने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस का लेवल इतना बढ़ा दिया है कि आपको सिल्वर प्लेटर पे तो बिल्कुल आंसर नहीं मिलने वाला है। तो आपको लीड वर्ड्स के ऊपर नीचे कॉन्टेक्स्ट चेक करना पड़ेगा कि ऑथर क्या कहना चाहते हैं, एंड वहीं से आपको आंसर मिलेगा, और वो भी डायरेक्ट नहीं होगा। आपको उसको भी अंडरस्टैंड करके एंड देन आपको जाना पड़ेगा, आपके क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस देखना पड़ेगा, और वहीं से आती है मेरी अल्टीमेट थ्योरी जो कि है एलिमिनेशन इज द की। एलिमिनेशन इज द की। आप अगर एमसीक्यूज कर रहे हैं तो एलिमिनेशन से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। एलिमिनेशन कुछ नहीं है, सिर्फ एक अप्रोच है, और अप्रोच ये है कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को देखते हो, आपको जब भी एमसीक्यू अब करना होता है, आपको अगर 4 ऑप्शंस मिलते हैं तो उन 4 ऑप्शंस में से आपने ये ध्यान रखना है कि यार एक ऑप्शन में ये नहीं सेलेक्ट करूं कि कौन सा करेक्ट है। तो जब आप ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं तो आप ये मत सेलेक्ट कीजिए कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। इनफैक्ट आप अपनी अप्रोच को ऐसे चेंज कीजिए कि इनमें से कौन कौन से नहीं हो सकते, तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट नहीं हो सकते।
तो आपकी अप्रोच जैसे ही चेंज हो जाएगी, आपका राइट अप्रोच आ जाएगा, दैट यू हैव टू एलिमिनेट ऑल द रॉन्ग ऑप्शंस। आप जैसे ही उसे जस्टिफाई करोगे कि नहीं यार ये ए वाला तो इसके लिए नहीं हो सकता, ये बी वाला इसके लिए नहीं हो सकता, डी वाला इसके लिए नहीं हो सकता, तो सी मेरे पास बचा हुआ है, यही इसका बेस्ट आंसर है, तो आपके करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आपका करेक्ट आंसर आने का प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये अगर आपको तुक्के मारने ही है तो इस तरीके से होना चाहिए कि आप एलिमिनेट कीजिए, रॉन्ग ऑप्शंस ढूंढिए कि ये क्यों नहीं हो सकता, उसे एलिमिनेट करते हुए चलिए, और जो पीछे बच जाता है डेफिनेटली वही आपका बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद में जैसे ये हो गया, हमारे पास और जो सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसको लेकर जो टिप रहेगी वो है, जब वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी वोकैब तो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि डरो मत, ऑल इज वेल। ठीक है, सीबीएसई कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ लेंगे या ऐसे वर्ड्स नहीं पूछ लेंगे जो आपके लेवल से बहुत ऊपर हो। अब देखो यार, वैसे तो हर बच्चे का लेवल अलग हो सकता है, बट देन सीबीएसई ने आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड किए हैं। अब वो जो उनका मटेरियल है, उस मटेरियल में जो हाईएस्ट लेवल है, जो आपके क्लास 12th का लेवल होता है, अब जैसे 10th अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्लास 10th का जो लेवल है, तो क्लास 10th या क्लास 12th का जो लेवल है, बस वहीं तक के आपसे सवाल जो है या क्वेश्चन या वर्ड्स जो है वो पूछे जाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमने पढ़ा होता है, हो सकता है इंग्लिश में या इनफैक्ट आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर भी आप उन वर्ड्स को हो सकता है पढ़े हो, बट देन आपने कभी इतना ज्यादा कोशिश ही नहीं की कि आप उनके मीनिंग जानो, आप उनके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जानो। तो हो सकता है कि आप उन्हें रिकॉग्नाइज भी कर रहे हो, बट देन आपको उनका मीनिंग या सिनोनिम एंटोनिम नहीं क्लिक हो रहा है, या हो सकता है आपने उन्हें इग्नोर ही कर दिया हो। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे पास इतना समय है नहीं कि मैं बैठकर अभी वोकैबुलरी अच्छी करूं, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को मैं कैसे कंप्लीट या कैसे अच्छे से कर सकती हूँ, या कैसे मेरी इनको आंसर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकती हूँ, करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, सबसे पहले मेरे को सेंटेंस का, जहां पर भी ये जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस है, इसमें जितना भी जहां पर भी मेरा वोकैबुलरी दिया हुआ है, जहां पर भी मेरा वर्ड दिया हुआ है, वो वर्ड का जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का मीनिंग में ड्रॉ करने की कोशिश करूंगी। देखिए, हल्का फुल्का ट्रांसलेशन हम सबको आता है, अगर आपकी इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है तब भी आप किसी सेंटेंस को देखकर थोड़ा बहुत भी उसे ट्रांसलेट कर सकते हो। आप अपनी जो भी भाषा बोलते हो उस भाषा के अंदर उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, उसका मीनिंग बनाने की कोशिश करो। अब जैसे ही आपने उसका मीनिंग बना लिया, तो आप ये सोचो कि उस वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस। अब अगर मैंने इस पूरा जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का मेरा मेरा मान लीजिए मेरी जो भाषा है जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ वो हिंदी है। ठीक है, अब मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ और मुझे यहाँ पर मतलब निकालना है वर्ड इंपॉर्टेंस का। जैसे ही मैंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया, मैं सोचने की कोशिश करूंगी कि ये जो इंपॉर्टेंस है, इस इंपॉर्टेंस का वैल्यू क्या है इस पूरे सेंटेंस में। मुझे वहां से क्लिक होगा कि देखो यार, हर एक वर्ड जो होता है वो किसी मतलब से लिखा जाता है, ऐसे ही तो कोई नहीं लिख देता। तो आप जब यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो वर्ड है ये भी अपनी तरफ इशारा करेगा, ये भी आपको बताएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस सेंटेंस के अंदर। आपने बस उसी को समझना है। जब आप उसी को समझ लेंगे, आप उस मीनिंग को समझेंगे, तो मैं नहीं कहती हूँ कि आपको टोटल एकदम डिक्शनरी वाला मीनिंग मिल जाएगा, जो एकदम डिक्शनरी या गूगल पे आपको मिलता है, नहीं ऐसा आपको नहीं मिलेगा, बट आपको एक रास्ता मिल जाएगा जिससे अब आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ठीक है यार, ये तो इसका मीनिंग नहीं हो सकता, या ये तो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता, या ये तो इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करो कि एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, उसमें जो वर्ड है उस वर्ड की इंपॉर्टेंस को समझो, वहां से उसका मीनिंग निकलेगा या उसके आसपास का मीनिंग निकलेगा, और उसी से आप उसका करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हो, चाहे फिर आपसे मीनिंग पूछा हो, सिनोनिम पूछा हो या एंटोनिम पूछा हो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आ जाती है जब आपको वन वर्ड वोकैब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट मीन्स एक वर्ड दे दिया जाता है और आपके पास में उसका सेंटेंस भी नहीं है। ये क्वेश्चंस जो है ये बहुत कम आते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, तो इतना ज्यादा टेंशन इसका लेने का जरूरत नहीं है। बट देन अगर ये क्वेश्चंस आ भी जाते हैं तो कोशिश कीजिए, आप जो भी वर्ड आपके सामने है, हो सकता है आप उसे कभी नहीं देखे हो सकता है कि आपको ऑप्शंस में भी कुछ ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं जो आपने कभी नहीं देखे हैं, तो ऐसे वर्ड्स में आप सफिक्स, प्रीफिक्स या रूट वर्ड्स की मदद से उन्हें समझ सकते हो। दैट मीन्स अगर आप किसी भी वर्ड को देखते हो तो उसके अंदर अगर उस वर्ड के किसी भी पार्ट को आप समझ लेते हो, अगर उसका आगे के कुछ लेटर्स, पीछे के कुछ लेटर्स या कोई रूट जो है अगर आपको समझ में आ जाती है कि यार ये वाला जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है ये मेरा कहीं पर देखा हुआ है, किसी तो वर्ड से ही मिलता जुलता है,
तब भी आप एक करेक्ट आंसर पे लैंड कर सकते हो अगर आप सफिक्स, प्रीफिक्स या फिर रूट वर्ड्स पे ध्यान दो। तो अगली बार जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो ना 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 मत करना, उन्हें ट्राई जरूर करना, मैक्सिमम टाइम आपका आंसर करेक्ट होगा। अच्छा, इसके साथ में आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी सीबीएसई ने मिक्स कर दिया है। दैट मीन्स आपने देखा है सैम्पल पेपर एज वेल एज आपका जो प्रैक्टिस पेपर है, उसके अंदर आपको एमसीक्यूज के साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब एमसीक्यूज के साथ में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो मैं इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे टैकल करूँ, सिर्फ दो ही चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। बाकी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, डेफिनेटली आइडेंटिफाइंग द लीड वर्ड्स एंड एवरीथिंग, वो आपको ध्यान में रखना है। बट इसके अलावा दो चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि सबसे पहले अपने दिमाग की वर्ड लिमिट 1 वर्ड से लेकर 20 वर्ड्स तक सेट कर लो। दैट मीन्स अगर 1 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो उसका आंसर या तो 1 वर्ड में या 20 वर्ड मैक्सिमम के अंदर आपको करना होता है। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि अब आप 4th क्लास में नहीं हो, तो अगर आपको पैसेज के अंदर कहीं पर आंसर मिल जाता है तो उसे वैसे का वैसे कॉपी नहीं करना है। अगर पैसेज के अंदर आपको आपका आंसर मिल जाता है तो कोशिश कीजिए कि उसे आप अपने वर्ड्स के अंदर लिखें, अपने वर्ड्स के अंदर लिखने की कोशिश कीजिए। और अपने वर्ड्स के अंदर लिखने के लिए आपको कोई हाई-फाई वोकैबुलरी या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस से भी काम चल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, इसके बाद में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबके दिमाग में आता है वो है, मैम टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस करने के लिए, ये टाइम ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं, क्योंकि आज अपने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एक वीडियो के अंदर ला रही हूँ, तो क्यों ना आपको टाइम मैनेजमेंट पे भी कुछ टिप दी जाए। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब भी आपको टाइम से डर लगे, आपको पता नहीं हो कि मैं कैसे पूरे पेपर को जो टाइम डिसाइडेड है उसके अंदर कंप्लीट करूं, तो आप डबल द मार्क्स थ्योरी यूज कीजिए। नाउ डबल द मार्क्स थ्योरी का मतलब ये है कि अगर मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 10 नंबर में आया है, इंटू 2 मुझे उसे 20 मिनट देने चाहिए। 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो मैं उसको इंटू 2 कर दूंगी, मुझे उसे 20 मिनट देने चाहिए। दिस इज द आइडियल टाइम टेकन, दिस शुड बी योर आइडियल टाइम टेकन। ये एकदम 20 मिनट एकदम परफेक्ट है अगर आपको एकदम परफेक्ट टाइम पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करना है तो। अब इस टारगेट को अचीव करना थोड़ा सा टीडियस हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी वो ये है कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, नेचुरली डिस्क्रिप्टिव और फैक्चुअल क्वेश्चंस में टाइम टेकन अलग अलग होता है। डिस्क्रिप्टिव में हो सकता है आपको कम टाइम लगे या ज्यादा टाइम लगे, फैक्चुअल में कम या ज्यादा, टोटली हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आपको जितना भी टाइम लगता है हर एक क्वेश्चन के लिए, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसके ऊपर अपना टाइम टेकन लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 45 मिनट लग गए, तो मैंने ऊपर 45 मिनट लिख देना है। मतलब आपको पता तो होना चाहिए ना आपको कितना टाइम लग रहा है। अरे ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, दैट्स छोड़ो से। आप बस ये सोचो मुझे 45 मिनट लग गए तो ऊपर लिख दिया 45 मिनट। ठीक है, मुझे किसी क्वेश्चन को करने में 35 मिनट लग रहे हैं तो 35 मिनट लिख दिया। ओके, तो जो भी टाइम टेकन है वो आप ऊपर लिखिए, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि आप अपने टारगेट से कितना दूर हो, आप 20 मिनट पे पहुंचने से कितना ज्यादा दूर हो। तो जब आपको वो पता चल जाएगा तो ये टारगेट अचीव करना आसान होता है बच्चों। पता चल जाता है कि ठीक है मुझे 35 मिनट से 20 मिनट तक पहुंचना है, और वहां पर भी आप पहुंच पाओगे। और कैसे पहुंच पाओगे? अ क्वेश्चन अ डे कीप्स नाइटमेयर अवे। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, आपका सबसे बड़ा नाइटमेयर यानी कि बुरा सपना हो सकता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के अंदर खतरनाक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आना और आपको उसका मीनिंग नहीं समझ में आना। दिस कैन बी द बिगेस्ट नाइटमेयर, ट्रस्ट मी। और इस नाइटमेयर को, इस बुरे सपने को दूर करने के लिए हर रोज एक क्वेश्चन करो, हर रोज सिर्फ एक क्वेश्चन करो। मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ कि एक फैक्चुअल या एक डिस्क्रिप्टिव करो, सिर्फ एक क्वेश्चन करो। आज मान लो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर लिया तो कल एक फैक्चुअल क्वेश्चन कर लो, परसों फिर एक डिस्क्रिप्टिव कर लो। तुम एक क्वेश्चन रोज करो। मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों। क्योंकि क्या होता है, लिटरेचर सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें तुमने चैप्टर को पढ़ा है, तुम कैरेक्टर्स के साथ में पूरे साल जिए हो, तुम्हें थीम पता है। मैं अगर तुमसे अभी फटाफट से ऑथर के नाम पूछूं तो तुम फटाफट से ऑथर ओपी कर दोगे। यार ये जो होता है ना, इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये अनसीन है।
तुमने इसे कभी पहले नहीं देखा और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि जैसे तुम्हें लिटरेचर के क्वेश्चंस दिखते हैं और दिखते ही तुम एकदम से आंसर बता देते हो, वैसे ही तुम अनसीन पैसेजेस के क्वेश्चन देखो और एकदम से आंसर बता दो। दैट्स नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको ना समझना पड़ेगा कि रीडिंग सेक्शन जो है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है, वो आपका थोड़ा टाइम लेगा। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ना दोस्ती की तरह है, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम रोज उसे देना पड़ेगा ताकि आपकी दोस्ती मजबूत, ठीक है। तो आपको इसके साथ भी फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी और इसके साथ फ्रेंडशिप आप कैसे कर सकते हो, रोज एक क्वेश्चन करके, ताकि आप इसकी जोन के अंदर जा सको, आप खुद के टिप्स एंड ट्रिक्स अपने दिमाग में बना सको, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही सबसे ज्यादा काम है। और दूसरी चीज ये समझ के कि अगर 10 क्वेश्चन अगर आपसे पूछे गए हैं तो शुरुआती 5 क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे। जैसे ही उन 5 क्वेश्चन में आपने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज के साथ में दोस्ती कर ली, आप पीछे के जितने भी 5 क्वेश्चन है वो चाहे कितने भी टफ हो, इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ना इसको थोड़ा समय देना पड़ता है, इसको समय दोगे तभी जाकर ये क्रैक होगा। और मैं आपको बता देती हूँ, कभी भी ये गलती मत करना कि अगर मैम ऐसे बोल रही है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को समय दो, तो फटाफट से अभी जाकर 12, 13, 15 क्वेश्चन कर लेता हूँ। अगर अभी जाकर तुमने क्वेश्चन कर भी लिए, तुमने 15 क्वेश्चन भी अभी कर लिए और तुम्हारा पेपर अभी 20 दिन और दूर है, 15 क्वेश्चन अभी कर लिए और तुम पेपर में बैठ गए, तब भी तुम्हारा डब्बा गोल है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ऐसे नहीं चलता है। आपको ये 15 क्वेश्चन रोज एक 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 करने हैं, अगर आपको अपने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज की स्पीड में, एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट देखना है तो ये रोज चलेगा। अब मैं इसको होम्योपैथी मेडिसिन कहती हूँ। आपको रोज एक सर्टेन अमाउंट जो है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे लेना होगा, ठीक है, तब जाके ये काम करेगा। आप एक दिन के अंदर नहीं ले सकते, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये अगर आप कर लेते हो तो जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे, आप उस जोन के अंदर ऑलरेडी रहोगे। आप क्योंकि उस जोन के अंदर रहोगे, कैसा भी पैसेज आ जाए, आपने डेवलप कर लिया अपनी हैबिट, ठीक है यार रोज का है मेरा तो आपने वो हैबिट अपनी डेवलप कर ली होती है, तो इट बिकम्स वेरी इजी, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो वो आपको जरूर करते रहना है। इसके बाद में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, तो प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बट ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस भी आपको करेक्ट रिसोर्स से करनी है, ठीक है। ये जो 1 क्वेश्चन अ डे मैं बोल रही हूँ, आपको करेक्ट रिसोर्स से करनी है। मेक श्योर कि आप जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सीबीएसई की गाइडलाइन से मैच हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जहां से क्वेश्चन कर रहे हो वो क्वेश्चन या तो बहुत ही लेवल ऊपर है या बहुत ही लेवल नीचे है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि क्यों ना आप सीबीएसई का ही इस्तेमाल करो। क्यों ना आप सीबीएसई का 2020 का सैम्पल पेपर निकाल लो। क्यों ना आप 2021 के टर्म 1 टर्म 2 के सैम्पल पेपर्स और टर्म 1 टर्म 2 के पेपर निकाल लो। क्यों ना आप 2021 का क्वेश्चन बैंक देख लो, ठीक है। जो आपके 2021 2022 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए थे, क्यों ना आप वो देख लो, ठीक है। इसके बाद में अगेन 2022 का आप सैम्पल पेपर देख सकते हो, 2022 का आप प्रैक्टिस पेपर देख सकते हो। हर एक पेपर के अंदर आपको 2-2 क्वेश्चंस मिलेंगे। आई थिंक वो भी अगर आप कर लेते हो तो आपकी आने वाले दिन सारे के सारे सॉर्ट हैं। तो आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीबीएसई पूरी मदद कर देगा। सो आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बातें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दी है, क्योंकि मैं ना कभी ऐसे नहीं सोचती हूँ कि मैं पूरा एक स्क्रिप्ट बनाऊँ एंड दैट। मेरा मन करता है कि ठीक है, मुझे आज मेरे बच्चों के साथ कुछ शेयर करना है, मैं फटाफट कैमरा ऑन करती हूँ और बस शुरू हो जाती हूँ। बट क्या होता है ना, उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सारे टिप्स एक जगह इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। मतलब एक ऐसा वीडियो नहीं मिल पा रहा था जिसमें फुल गाइडेंस हो। तो इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ और इसके अंदर भी हो सकता है कि मैंने बहुत सारे टिप्स कवर नहीं किए हो सकता है। अगर ऐसा लगेगा तो एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगी। आई होप ये वीडियो ने आपको मदद किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ऑल्सो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट डाउन कीजिएगा आपका फेवरेट पार्ट वीडियो का। एंड मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। यू नो दैट ड्रिल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I'll see you. Bye bye. I love you guys. Hey, don't forget to download the notes of the video from a Telegram. Link to my Telegram channel is given in description box below and also in comment section. See you.